वेरी वेरी गुड इवनिंग। एक बार वॉइस चेक कर लीजिए, वॉइस सभी स्टूडेंट को क्लियर है? वेरी वेरी गुड इवनिंग। सर अभी तक हमने ग्रेजुएटी किया है। अब ग्रेजुएटी के आगे हम बढ़ते हैं, दैट इज हमारा है पेंशन। ग्रेजुएटी के बाद देखते हैं पेंशन। समझिए पेंशन क्या होता है। पेंशन भी हमारा सैलरी का ही पार्ट है। और पेंशन के केस में अगर हम देखें तो होता क्या है पेंशन, एक बार ये समझिए। जैसे मान लो मिस्टर राम सपोज करो मिस्टर राम इसने अपना जॉब स्टार्ट किया और जॉब स्टार्ट किया और ये 60 सालों तक इसने जॉब किया। 60 ईयर तक इसने जॉब किया। कब तक जॉब किया इसने? 60 ईयर तक। एट द एज मतलब जितना 60 साल था। 60 साल के जॉब के बाद अब यहां पे ये रिटायर हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट का लीगल है कि नॉर्म्स है कि भैया आप सरकारी हो चाहे प्राइवेट, आप 60 साल के बाद, जैसे आप 18 साल से या 16 18 साल से कम के अगर हो तो कहीं नौकरी मांगने जाओगे ना तो आपको नौकरी नहीं देंगे, क्योंकि वो क्या माना जाता है, चाइल्ड लेबर के अकॉर्डिंग माना जाता है, इलीगल है वो भाई। ऐसे 60 साल के ऊपर अगर आपने किसी वर्कर को अपने पास रखा तो वहां पे उस कंपनी के अगेंस्ट एक्शन हो सकता है, तो इसलिए नहीं रखता कोई। लेकिन आपने एक जगह पे अपनी पूरी की पूरी लाइफ 60 ईयर का आपने सरवाइव किया, तो रिटायर होने के बाद जब तक आपकी एज होती है, टिल द एज, जब तक आपकी एज होगी आगे, चाहे आप 70 साल तक जिंदा रहते हो, चाहे 80 साल तक रहते हो, चाहे आप 90 100 जितना भी टाइम, आपको एक मंथली अमाउंट मिलता है। फिर मंथली अमाउंट मिलेगा, जिसे हम यहां पे तो हम जॉब करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सैलरी। लेकिन जब जॉब नहीं कर रहे हैं फिर भी हमें मंथली मिल रहा है तो इसका नाम बदल के बोल देते हैं पेंशन। उसको क्या बोल देते हैं? हाँ, पेंशन जो होता है सैलरी से कंपैरेटिवली कम होता है। जैसे सैलरी आपकी 1 लाख है तो पेंशन आपको 1 लाख नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। उसमें बी सिक डीए और वो उनके हर गवर्नमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन के अपने अलग रूल होते हैं, और ये टिल द डेट ऑफ डेथ तक आपको मिलता रहेगा। इसमें दो लोगों को मिलता है, आपके लिए और आपके वाइफ के लिए। अगर हस्बैंड का डेथ हो जाता है जो वर्किंग था तो उसकी वाइफ को हाफ मिलने लग जाता है सिचुएशन में। जैसे मान लेते हैं कि मिस्टर राम थे, अगर मिस्टर राम का डेथ हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में उसकी वाइफ को भी पेंशन मिलेगा, लेकिन अब पूरा नहीं मिलेगा, अब कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो एक तरीके से हमारे जीवन को, हमारे लाइफ को आगे सरवाइव करने के लिए जो अमाउंट दिया जाता है वो दिया जाता है क्या? पेंशन। तो गवर्नमेंट कहती है कि भैया यहां से यहां तक जब आपको दे रहे थे पैसे तो वो सैलरी था, तो सैलरी में टैक्स भर रहे थे, तो अब पेंशन जब लोगे तो वो भी एक सैलरी है, बस नाम ही तो बदला है, तो इसमें भी हम आपसे टैक्स लेंगे। लेकिन कुछ लोगों को एग्जेम्प्ट कर दिया गवर्नमेंट। जैसे आर्मी फोर्स में
अगर किसी का कोई शहीद होता है और उसको परम वीरा चक्र मिलता है, तो अगर उसके फैमिली मेंबर, क्योंकि उसे तो पेंशन नहीं मिलेगा, उसके फैमिली मेंबर को जो पेंशन मिलता है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स माना जाता है हमारा, ठीक है ना। उसे क्या बोलते हैं हम, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एक होता है फैमिली पेंशन, उसी को हम फैमिली पेंशन बोलते हैं। और अदर देन उसके अलावा कोई होता है तो उस केस के अंदर एग्जेम्पशन लिमिट दे रखा है, वो अदर सोर्स में जाके टैक्सेबल हो जाता है, वो इसका पार्ट नहीं है। तो अब देखो दो पेंशन है, एक अगर मान लेते हैं कि मैं जिंदा हूं और मैं ही पेंशन ले रहा हूं तो उसकी ट्रीटमेंट अलग है, सैलरी में ही जाएगा। लेकिन अगर मैं जिंदा नहीं हूं तो मेरे बाद जो भी मेरे परिवार वालों को पेंशन मिलेगा तो वो सैलरी का हिस्सा नहीं माना जाएगा, वो अदर सोर्स में जाके टैक्सेबल हो जाएगा। क्या सर ऐसा होता है? बिल्कुल हाँ होता है। आप अगर कहीं भी रिलेटिव वगैरह में कहीं कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में है, तो आप देखोगे मिलता है ऐसे। अब बात आती है सर, जब एट द इस स्टेज पे आता है, ये इस स्टेज पे मान लेते हैं इसका पेंशन, इसकी सैलरी यहां पे थी 50,000, मिस्टर राम की सैलरी है 50,000 रुपए, और राम जो है वो मान लिया जाए कि वो थोड़ा खर्चीला किस्म के इंसान है, वो 50,000 में से 1 रुपया भी नहीं बचाते, सारा का सारा खर्च कर देते हैं। तो अब इसके बाद जब रिटायर हुआ, रिटायरमेंट के बाद इनकी मंथली पेंशन डिसाइड हुई कि आपको हम 50 तो नहीं देंगे, अब कितना देंगे हम। और ये मजे की बात बताऊं, मैंने पीएफ में थोड़ा सा बताया था आपको, ये जो पीएफ 12% कटता है ना, उसी में से एक हिस्सा पेंशन में जाता है हमारा। तो अब रिटायर भी हो गए, रिटायर होने के बाद क्या कहा जा रहा है कि भैया अब तुम्हें कितना मिलेगा, 20,000। लेकिन मिस्टर राम को अपनी बेटी की शादी करनी जरूरी है, राम को अपनी बेटी की सपोज करो मैरिज करनी है, तो भैया जब राम को अपनी बेटी की शादी करनी है तो उसके लिए तो मोटा पैसा चाहिए। शादी में शादी के अंदर सारा अरेंजमेंट का खर्चा होता है, फिर यहाँ पे कई बार देखा जाए तो पैसे लेन देन भी चलता है, तो बड़े सारे खर्चे होते हैं। एक नॉर्मल शादी करता है तो 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तो मिनिमम आज के टाइम पे है, खर्च होगा ही होगा। अब भैया राम जो है वो इतना खर्चीला है कि उसके पास तो पैसे नहीं है, तो इसका मतलब क्या, ये अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा? करेगा। ये गवर्नमेंट इसकी मदद करने के लिए आगे आती है, सारी कंपनी इसकी मदद करने के लिए आगे आएंगी और बोलेंगे भैया तुम एक काम करो ना, तुम्हारा जो पूरे, अगर बात करें तो तुम्हारा खर्चा पानी कितने में चल जाएगा। तो इसने बोला यार मेरा खर्चा तो 10,000 में चला लूंगा, अब तो पहले तो 50 भी कम थे, अब 10 में मैं चला सकता हूं। बोला ठीक है, एक काम करते हैं, जो बाकी का 10,000 है ना, उस 10,000 और हम जोड़ लेते हैं, उम्र उम्र देख लेंगे, बीमारी उमारी मतलब के सारी चीजें चेक कर लेंगे, और 100 महीने मान लेते हैं कि 100 महीने, तो कितने हो गए, 10,000 इंटू 100 महीने, 10 लाख हो गए। 10 लाख रुपए लो नगद, और तुम्हें 100 महीने तक 20,000 के बदले हम कितने पेंशन देंगे, अब तुम्हें 10,000, 100 महीने कितने देंगे हम। तो आप बात को समझ रहे हैं कि जो जहां पे उसको अपनी बेटी की शादी करने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन वहां पे इसको क्या मिला, एकदम से कितने मिल गए, 10 लाख। अब अपना बेटी की भी शादी आराम से ये कर सकते हैं, और उसके बाद देखा जाए तो हर महीने उसको पेंशन मिलेगा, लेकिन अब 20,000 नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, जैसे ही 100 महीने कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद 101वें महीने में, 100 महीने कितने होते हैं हमारे, आपके अप्रोक्स 9 साल के आसपास बनेंगे, 8-9 के बीच में। जैसे ही 8 और 9 साल कंप्लीट, मतलब 100 महीने कंप्लीट होंगे, 101 महीने के बाद फिर से इसको कितना पेंशन मिलना चालू हो जाएगा, 20,000। क्योंकि भैया जो हमने इकट्ठा पैसा लिया था वो तो खत्म हो गया समय, अब उसके बाद फिर से मुझे कितना मिलने लग जाएगा, और फिर चाहे तो हम इकट्ठा पैसा ले सकते हैं। लेकिन मैं कहूं यार ऐसा करना, 20 लाख ही दे देना तू, तो गवर्नमेंट कहती है ऐसा नहीं करेंगे हम, आपके पेंशन का कुछ हिस्सा हम आपको इकट्ठा दे सकते हैं, सारा का सारा हिस्सा हम इकट्ठा नहीं दे सकते हैं। तो जितना पार्ट आपको इकट्ठा आता मिल जाता है, इसको बोला जाता है कम्यूटेड पेंशन।
इसको बोला जाएगा कम्यूटेड पेंशन। और जो मंथली बेसिस पे मिलता है, कितना मिल रहा है मंथली बेसिस पे आपको? 10,000, तो इसको बोलेंगे अनकम्यूटेड पेंशन। तो भैया पेंशन के दो प्रकार हो गए, एक हो गया हमारा कम्यूटेड और एक हो गया हमारा अनकम्यूटेड। तो कम्यूटेड का मतलब क्या है? कम्यूटेड का मतलब जितना पार्ट आपने इकट्ठा ले लिया, एक साथ ले लिया, वो कम्यूटेड होता है। चाहे भले ही 20 महीने का ले लिया, 10 महीने का ले लिया, 2 साल का ले लिया, 5 साल का ले लिया, उसको बोलेंगे कम्यूटेड पेंशन। तो अब पेंशन क्या होता है? जब रिटायरमेंट के बाद मंथली जो भी हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड पेंशन। पेंशन में भी दो भाग हो सकते हैं, दो पार्ट्स हो सकते हैं, एक हो सकता है कम्यूटेड, एक होता है अनकम्यूटेड। फैमिली पेंशन क्या होता है? मरने के बाद उसके परिवार वालों को जो मिलता है वो कौन सा पेंशन होता है? फैमिली। क्या फैमिली पेंशन का सैलरी से कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है, उसको सारा का सारा अदर सोर्स में चला जाता है। आगे आ जाते हैं। तो सर अगर हम पेंशन की बात करें तो गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि भैया आपको पेंशन मिल कैसे रहा है। या तो आपको पेंशन मिल रहा होगा विद ग्रेजुएटी, यानी आपने कम्यूटेड वाला पार्ट ग्रेजुएटी के साथ ही करा लिया। ग्रेजुएटी मान लो 5 लाख मिला, बोला यार पेंशन को भी कम्यूटेड कर, थोड़ा ज्यादा पैसा हो जाएगा, 10 लाख और कर दे, 15 लाख मिल गया, ऐसे। या हो सकता है आपका विदाउट ग्रेजुएटी मिल लो आप। विदाउट ग्रेजुएटी। थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। पेंशन हमारा दो तरीके का हो सकता है बेसिकली। एक हो सकता है अनकम्यूटेड, एक हो सकता है अनकम्यूटेड, यानी सर जो कि मंथली मिलेगा, मंथली रिसीव। रूल कहता है जो अनकम्यूटेड है और मंथली मिलता है ये होता है फुल्ली टैक्सेबल। फुल्ली टैक्सेबल। और एक होता है हमारा कम्यूटेड। तो सरकार कहती है कम्यूटेड पेंशन को फुल्ली टैक्सेबल नहीं करेंगे, पहले हम देखेंगे कि आपने जो पार्ट कम्यूटेड करवाया है वो विद ग्रेजुएटी के साथ टाइम पे ही कम्यूटेड करवा लिया या ग्रेजुएटी के कुछ समय लेने के बाद कम्यूटेड करवाया। अगर ग्रेजुएटी के साथ करवा लिया तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा लोअर ऑफ, लोअर ऑफ। पॉइंट नंबर 1 एक्चुअल रिसीव। पॉइंट नंबर 2 1/3 ऑफ फुल पेंशन। अगर आपने विद ग्रेजुएटी कराया है तो इस हिसाब से आपका ये सारा का सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा जितना पार्ट। अगर जो विदाउट, जो कि मंथली मिल रहा है वो तो पूरा टैक्सेबल ही है, लेकिन अगर आपने विदाउट ग्रेजुएटी करवाया है तो एग्जेम्प्ट होगा लोअर ऑफ एक्चुअल रिसीव। पॉइंट नंबर 2 1/2 ऑफ फुल पेंशन। 1/2 ऑफ
फुल पेंशन। समझ रहे बात? यहां तक कोई बात आपको दिक्कत है? यहां तक कोई? तो 1/2 ऑफ फुल पेंशन अगर मंथली मिलता है तो पूरा। अगर मरने के बाद परिवार वालों को मिले, मरने के बाद यानी जो जॉब कर रहा था, जो नौकरी कर रहा था, उसके डेथ होने के बाद उसके परिवार को मिले, तो उसको कौन सा पेंशन बोलते हैं? फैमिली पेंशन। उसको कौन सा पेंशन बोलते हैं? फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन will be taxable under the head of other source। अदर सोर्स के अंदर ये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल, एक इसका देख लेंगे, एक इसका देख लेंगे तो क्लियरिटी मिल जाएगा। तो आइए हमारे सामने क्वेश्चंस है। कहता है एन एम्प्लॉय ड्रॉइंग अ सैलरी 15,000 पर मंथ, रिटायर सर्विस, बिकम एंटायर्ड, रिसीव पेंशन 9,000 पर मंथ। भैया जब रिटायर हुआ 15,000 उसकी तनख्वाह थी, रिटायरमेंट के बाद उसका फिक्स हो गया कि भाई तेरे को 9,000 अब क्या मिलेगा, जीवन भर पेंशन मिलेगा। ही गेट हाफ, हाफ का मतलब पता है कितना होता है? 50%। ही गेट हाफ पेंशन कम्यूटेड, रिसीव 180। यानी इस अगले ने क्या करा कि 1,80,000 रिसीव कर लिया और बदले में अपना 50% पेंशन सेक्रीफाइस कर दिया, लमसम पेमेंट। लेकिन आपको यहां पे ये बताएगा नहीं कि कितने महीने तक का पार्ट कम्यूटेड करवाया, और उससे कोई लेना देना भी नहीं रहेगा हमारा। henceforth he shall be entitled to a pension 45 पर मंथ। तो ऑब्वियस सी बात है भैया, जब इसने 50% करवा लिया तो अब मंथली इसको कितना मिलना चालू हो जाएगा? 4,500 पर मंथ तो मिलेगा ना। कितना पेंशन था इसका डिसाइडेड हुआ था, बताओ कितने पेंशन डिसाइडेड हुआ था? 9,000। अब 50% कम्यूटेड करवा लिया तो अब कितना मिलता रहेगा रेगुलर उसको? 4,500 रुपीज। ठीक है, कहता है कंप्यूट एग्जेम्पशन अवेलेबल अंडर सेक्शन 10(10)(a)। तो न्यू रिज्यूम ओल्ड रिज्यूम दोनों के लिए ये है, ठीक है ना। 10(10)(a) में इन रिस्पेक्ट ऑफ कम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड पेंशन में कितनी हमें छूट मिलेगी, कितना हमें एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर वो ही ऑल्सो एंटायर्ड ग्रेजुएटी, अगर वो ग्रेजुएटी के साथ रिसीव कर रहा हो, तो अगर रूल देखो तो वो कौन से वाला रूल कह रहा है? अगर क्या किसके साथ रिसीव कर रहा हो? ग्रेजुएटी के साथ, तो हमें इसके हिसाब से लेके चलना पड़ेगा। और यहां पे क्या है? 1/3 ऑफ फुल पेंशन। तो एग्जेम्पशन अमाउंट पूछा गया है, तो आइए कैलकुलेशन। एग्जेम्पशन मिलेगा लोअर ऑफ पॉइंट नंबर 1 एक्चुअल रिसीव, जो कि है 1,80,000। पॉइंट नंबर 2 1/2 करें या 3 करें? 3 ऑफ फुल पेंशन। अब सर फुल पेंशन कैसे निकालोगे? आपका 1,80,000 ये कितने परसेंट के बराबर है? ये है 50% के बराबर। कितने परसेंट के बराबर है ये? तो फुल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड किससे करेंगे? 50 और इनटू किससे करेंगे? 100। दैट इज आपका ये आ जाएगा कितना? 3,60,000 जो निकल के आया, यानी 100% पेंशन कैलकुलेट करना होगा। ये 100% पेंशन हो गया, जिसको मैंने क्या बोला? फुल पेंशन। तो यहां पे देखा जाए तो 1/3 इंटू में 3,60,000। तो अगर यहां पे हम सॉल्व करें इसको तो 3 और 2 1,20,000। तो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? जो दोनों में से कम होगा एग्जेम्प्ट होगा। तो एग्जेम्पशन अमाउंट इज 1,20,000। बताइए किसी को कोई डाउट? एग्जेम्पशन अमाउंट 1,20,000। 1,20,000। बताइए कोई डाउट?
किसी का कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? चलिए